दोस्तों नमस्कार। हमारी दुनिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी दुनिया और नीचे लिखा हुआ है भाग 2। यहाँ ऊपर में कक्षा 7th लिखा हुआ है। अगर दिख तो रहा है अच्छा देखने के बाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी है और ये क्लास 7th का बिहार बोर्ड का बुक है और यानी बिहार संबंधी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो बिहार शिक्षक की है, उसमें ये कहा गया है कि आप इसे SCERT के नाम से भी जानते हैं। कहा गया है कि SCERT को पढ़ के आना या उसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो मैं इसी सीरीज में आपको मैं हिस्ट्री का तीनों पार्ट यानी कहने मतलब 6ठा 7वां 8वां को करा चुका हूं और मैं कल क्लास 6 का वीडियो आप तक पहुंच गया होगा और आज क्लास 7th, ठीक है। और इसके बाद अगले दिन क्लास 8 का भी हो जाएगा ज्योग्राफी का। तो ये एक सीरीज में पहले आर्ट्स को समाप्त करूंगा, इसके बाद साइंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्लास 7th का ज्योग्राफी है जिसे लिखा हुआ हमारी दुनिया और भाग 2 यानी क्लास 7th है। इसे आप SCERT यानी बिहार बोर्ड की बुक है, ध्यान रखेंगे। बिहार की जितने भी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है, उसमें ये बुक चलती है और बहुत अच्छी बुक है। इसे पढ़ेंगे आप तो आपकी अवधारणाएं पूरी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो इसे पढ़ना चाहिए, चाहे आप UPSC की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर भी पढ़िए इसको, अच्छा रहेगा। ज़रूरी बुक, बहुत अच्छी बुक है। चलिए मैं इसका जितना भी MCQ है, ठीक है, जितना भी MCQ है या फिल इन द ब्लैंक्स है या मिलान करने वाली जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं करवाने जा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला अध्याय में देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट अध्याय है और दिया हुआ है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, ठीक है, ये टॉपिक है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए कहता है नीफे में होता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन से आने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। ये जहाँ पर खाली जगह है यहाँ पर कुछ लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। कोई बातें ध्यान रखिए आप लोग। एक सर्कल बनाइएगा आप, ठीक है, सर्कल बनाइएगा, फिर बीच में एक सर्कल बनाइए और फिर एक बनाइए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अंदरूनी सर्कल को हम नीफे कहते हैं, ठीक है, NIFE, ठीक है, नीफे। उसके बाद बीच वाले जो सर्कल है इसको हम ध्यान रखेंगे सीमा कहते हैं, ठीक है, सीमा कहते हैं। और सबसे बाहरी सर्कल जो है इसको हम सियाल कहते हैं, ठीक है, सियाल कहते हैं। अब इसका सबका अपना अपना मतलब है। जैसे सियाल जो सबसे बाहरी परत है, जिसे आप भूपर्पट्टी के नाम से भी या भूपटल के नाम से भी जानते हैं, इसमें सियाल में मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम है, ठीक है। SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। सिलिका का मतलब रेत है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखें, सियाल को हम भूपर्पट्टी भी कहते हैं और इस हिस्से में अधिकतर हमारे यहाँ पे खनिज पदार्थ मिलता है, जैसे कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल सब सियाल में मिल जाता है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे हम सीमा के पास जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, सीमा में जो SI है उससे सिलिका और MA से मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, सीमा से यानी सिलिका और मैग्नीशियम से मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे हम मेंटल भी कहते हैं, ठीक है, मेंटल भी कहते हैं। ज्वालामुखी के लावा मेंटल से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम जो है जिसे नीफे कहते हैं NIFE, इसमें ध्यान रखेंगे निकेल और लोहा, ठीक है, या निकेल और फेरस। NI से निकेल, FE से लोहा पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसे हम क्रोड भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि सबसे नीचे होने के कारण यहाँ पे अत्यधिक दाब और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की जो भी पदार्थ है वो एक
द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ना ये ठोस है ना ही पूरी तरह से द्रव है, यानी एक कह सकते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका जिस प्रकार मैंने यहाँ पर 3 बातें कहा कि सियाल, सीमा और नीफे, इसी प्रकार से एक प्रकार से और आप इसे बांट सकते हैं। इस प्रकार ध्यान रखें दोस्तों, क्या किस प्रकार से ये एक परत है, इसके बाद एक परत, इसका एक परत। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग को कहा था, शुरुआती परत को कहा था सियाल, आप इसे क्रस्ट भी कह सकते हैं, CRUST। ठीक है, क्रस्ट, ध्यान रखेंगे, इसे हम क्रस्ट का भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। ये बीच वाले पार्ट को हम मेंटल का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हम मेंटल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके नीचे जो सबसे लास्ट पार्ट है जिसको हम क्रोड कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या इसको हम कोर भाग कहते हैं। ठीक है, तो एक तो सियाल, सीमा, नीफे, सेकेंड टाइप में आपका है क्रस्ट, मेंटल और कोर। चलिए, इतना तक होने के बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नीफे में होता है, मैंने आपको बताया कि नीफे में क्या होता है। तो नीफे में देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ दिया हुआ है, सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा और सोना। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें नीफे में लोहा, ठीक है, यानी Na से निकेल और Fe से फेरस, इस तरह का ध्यान रखेंगे, निकेल और फेरस होता है, जिसमें से आपका सही आंसर होगा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पटी के ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि भूपर्पटी के ऊपरी हिस्सा मैंने कहा जिसको हम सियाल कहते हैं, इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, CRUST, क्रस्ट भी कहते हैं। और सियाल में आपको मैंने बताया अभी कि सियाल में SiAl, सियाल। ठीक है, तो Si से सिलिका और Al से एल्युमिनियम। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, Si से सिलिका और Al से एल्युमिनियम। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रोड दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रोड जो है उसका मतलब है, उसका जो सही आंसर होगा वो सबसे निचली परत है। इसको क्रोड को हम नीफे भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीफे भी कहते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, सीमा। ठीक है, तो मैंने सीमा के बारे में आपको बताया कि Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, इस प्रकार करके सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है खाली स्थान को भरना है। तो भूपर्पटी की क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भूपर्पटी को हम सियाल या क्रस्ट दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त ध्यान रखेंगे, इसे हम सियाल भी कहते हैं और क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर प्रति कितना मीटर, ध्यान रखें दोस्तों, 32 मीटर। अगर 32 मीटर की गहराई पर गहराई जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होगा। अगर पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के नीचे हम प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होगी, लेकिन ये सदैव बना नहीं रहेगा। अगर हम अधिक अंदर जाते हैं तो ये तापमान की जो बढ़ने की जो दर है, इसमें गिरावट आएगी। ठीक है, चलिए, और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ध्यान रखेंगे 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी से तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। ठीक है, कमी आएगी, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। तो उसी प्रकार पृथ्वी से नीचे अगर जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर हम नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे की परत को क्या कहते हैं। तो जस्ट पृथ्वी के नीचे के परत को हम सीमा कहते हैं। ठीक है, सीमा कहते हैं, यानी SIMA। ठीक है, और इसके नीचे नीफे होता है, सबसे ऊपर में सियाल होता है। ठीक है, चलिए इसको फिर से मिलान करते हैं हम लोग। मिलान कीजिए तो देखिए क्या है। पहला कह रहा है कि भूपर्पटी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया भूपर्पटी में खनिज पदार्थ भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद सीमा। ठीक है, मैंने बताया सीमा सिलिकॉन
सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। इसके बाद नीफे जो अंदरूनी पार्ट है वो पदार्थ की गाढ़ी अवस्था, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों मिलाएंगे इसे कि भूपर्पटी को हम भूपर्पटी में हमें खनिज पदार्थ मिलता है, चाहे कोयला हो, तांबा हो, अभ्रक हो, पेट्रोलियम हो, सब मिलता है। सीमा को हम सिलिका मैग्नीशियम कहते हैं, सियाल को सिलिका और एल्युमिनियम, नीफे में निकेल और फेरस होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है पदार्थ की गाढ़ी अवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है चट्टान और खनिज, ठीक है। चट्टान एवं खनिज है, अध्याय 2 है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अध्याय 2 है और ये टॉपिक है चट्टान एवं खनिज। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि इसमें रूपांतरित चट्टान कौन है, ठीक है। दोस्तों ध्यान इस बात कर पहले रखिएगा, हम लोग यहाँ से आने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि चट्टान 3 प्रकार की होती है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिए, चट्टान 3 प्रकार की होती है, आप इसमें ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। और एक सर्कल बनाइए आप, ठीक है। सर्कल बनाएंगे इस प्रकार के। अगर हम आग्नेय चट्टान को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान को हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसके टूटने फूटने से, ध्यान रखेंगे, इसके टूटने फूटने से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। और अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से अवसादी चट्टान होता है, बनती है, और अवसादी चट्टान को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। और इस चट्टान के टूटने फूटने से एक चट्टान बनता है जिसका नाम है रूपांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, ठीक है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, ये चट्टान का सर्कल है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से अवसादी बनता है, अवसादी के रूप दाब और ताप अधिक होने की वजह से रूपांतरित चट्टान बनता है। और कभी कभी आग्नेय चट्टान डायरेक्ट ताप और दाब की वजह से रूपांतरित चट्टान बन जाता है, ठीक है। ये चट्टान का सर्कल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, जैसे कि धात्विक खनिज है और धात्विक खनिज है। अगर हम धात्विक खनिज में लेते हैं, ये भी 2 प्रकार से होता है, लोह युक्त खनिज है, अलोह युक्त खनिज है। तो लोहा में हम निकेल, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन को जानते हैं। तो अलोह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा सबको जानते हैं। और धात्विक की तरफ चलते हैं तो कार्बनिक होता है और अकार्बनिक होता है। कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम, और कार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि हमारे पास खनिज के रूप में मौजूद है। तो चलिए हम इसी में देखिए कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वो चट्टान है आपका संगमरमर। कहा जाता है चूना पत्थर अधिक ताप और दाब के वजह से, ठीक है, चूना पत्थर अधिक ताप एवं दाब के वजह से संगमरमर में बदल गया। इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, ग्रेनाइट अधिक ताप और दाब की वजह से नाइस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार देखिए आप, ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, वो डायरेक्ट चेंज हो गया रूपांतरित में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है जब अधिक ताप यानी अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर से आग्नेय चट्टान डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है कायांतरित चट्टान में या रूपांतरित चट्टान में। इसी प्रकार उदाहरण है कि ग्रेनाइट जो चट्टान है वो ताप एवं दाब अधिक होने से नाइस में चेंज हो गया, ठीक है, यानी बदल गया। उसी प्रकार चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान है वो ताप और दाब की वजह से, अधिक ताप एवं दाब की वजह से संगमरमर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे है आपके पास है बेसाल्ट, किस प्रकार की चट्टान है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान आपका है आग्नेय चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। तो सब का होता है, उपयुक्त सभी का, इन ताप का भी होगा, दाब का भी होता है और रासायनिक द्रव्य का भी होता है, ठीक है। चलिए खाली स्थान को भरते हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा को
ठंड होने से बनती है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से डायरेक्ट जो चट्टान बनती है, ज्वालामुखी कुछ बाहर निकल गया, कुछ अंदर में रह गया, तो बाहर में भी आग्नेय चट्टान बन सकता है, आंतरिक पृथ्वी के अंदर में भी आग्नेय चट्टान बन सकता है। ध्यान रखें, इस ब्लैंक स्थान पे हम क्या भरेंगे, आग्नेय चट्टान बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे नीचे जो मैग्मा है वो जो बाहर निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, जब आप उदाहरण से समझेंगे कि मकई जो है, मक्का जो है, मक्का को जब भूनेंगे तो लावा बन जाता है। मक्का को भी हम ऐसे भी खा सकते हैं आटा बनाकर। ठीक है, मक्के की रोटी लोग खूब खाता है, और अगर हम भून देते हैं उसको, जो वो सफ़ेद सफ़ेद दाना आ जाता है वो लावा हो जाता है। उसी प्रकार मैग्मा, नीचे जो नीचे तरल पदार्थ है पृथ्वी के नीचे, वो मैग्मा जो मैग्मा के रूप में है, जो ही वो मैग्मा बाहर निकलती है तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी मुझे भूकंप से मिलता है। ठीक है, तो भूकंप, आगे टॉपिक भूकंप है इसलिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आगे मैं भूकंप के बारे में जब चर्चा करूँगा तो उसके तीनों तरंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उसे हम परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान कहते हैं। ध्यान इस बात का दोस्तों रखिएगा कि आग्नेय चट्टान में किसी प्रकार कोई जीवाश्म की मात्रा नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन परतदार चट्टान में या अवसादी चट्टान में जीवाश्म की मात्रा मिलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ जो है वो बाहर अगर निकल गया तो लावा है, और अंदर में जो निकल रहा है वो मैग्मा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर होना चाहिए वो है ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहीं अच्छा रहेगा। ठीक है, उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक ताप एवं दाब। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ताप एवं यहाँ पर जो भरेंगे वो दाब होगा। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों का लक्षण बदलता है या बदल जाते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों कि अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों का मतलब चट्टानों के कारण चट्टानों का लक्षण बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, या आग्नेय से रूपांतरित डायरेक्ट। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए इसको। सेंधा नमक, बहुत ध्यान रखेंगे, सेंधा नमक अवसादी है। ठीक है, इसके बाद ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसके बाद संगमरमर रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सेंधा नमक में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। हम लोग पूजा पाठ में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब सेंधा नमक अवसादी चट्टान है तो इसका मतलब है उसमें जीवाश्म की मात्रा होगा ही होगा। तो कितना शुद्ध होगा ये आप खुद कल्पना कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला अध्याय ही है, अगला अध्याय 3 में क्या कहता है, आंतरिक बल और उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। यानी यहाँ से हम ज्वालामुखी के बारे में और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्यतः। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहला, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लेकिन पहला क्वेश्चन से पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेंगे। ठीक है, कुछ बातों को जान लेंगे। तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि जब भूकंप, ठीक है, जब भूकंप हमारे तक पहुंचती है, ठीक है, या आती है, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर एक फिगर बता रहा हूँ। ठीक है, एक फिगर के तरफ अगर मैं एक ग्लोब लेता हूँ, अगर भूकंप इस जगह से उत्पन्न होती है, जहाँ से वो उत्पन्न हुई उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, केंद्र कहते हैं। और जब पृथ्वी के जिस स्थान में पहली बार टच हुई जाकर उसे हम ध्यान रखेंगे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं। अब यहाँ से तरंग डायरेक्ट चलेगी, जो सीधा निकल के तेज होते हुए चली, सबसे तेज चली तरंग, उसको हम पी तरंग कहते हैं। ठीक है, और ये पी तरंग तीनों अवस्था में चल सकता है। यानी कहने का मतलब है कि पदार्थ के ठोस अवस्था में भी चल सकता है, इसके बाद गैस में भी चल सकता है, और द्रव में भी चल सकती है। ठीक है, लेकिन जब द्रव पे चलती है ये तरंग थोड़ा सा विचलन होता है। ठीक है, एक इस यहाँ से चलेगी दूसरी तरंग जिसको हम एस तरंग कहते हैं। ठीक है, एस तरंग कहते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे जो एस तरंग है वो या सेकेंडरी तरंग है उसको ध्यान रखेंगे वो द्रव पर नहीं चलती, और इसी वजह से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्रव है।
ठीक है, यानी कहने मतलब गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। और एक एल तरंग होता है जो सरफेस पे जिग जॉग होते हुए चलती है। तो ध्यान रखें दोस्तों कि भूकंप की 3 तरंगे हैं, पी, एस और एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी संबंधित क्वेश्चन है कि छोटानागपुर क्या है। ठीक है, छोटानागपुर क्या है? एक पठार है। ठीक है, एक पठार है। और ये है कहाँ? ध्यान रखें दोस्तों, ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड, मुख्य झारखंड में है, कुछ इसका उड़ीसा में भी पार्ट है छोटानागपुर का। ठीक है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अभी हमने कहा कि अभी मैंने कहा कि जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होती है और सबसे पहले जहाँ पर तरंग पहुँचता है, वही पूछ रहे आपसे, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता का क्षेत्र बांटा गया है वो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे। तो याद रखेंगे वो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? ठीक है, तो भ्रंशोत उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, भ्रंशोत उदाहरण है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप इसे ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। चलिए, बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि सतपुड़ा जो है वो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे, मिलान करने के लिए दिया गया है। तो मिलान आपको करना है, पहले तो हिमालय को मिलान करना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय जो है उनको मिलान कर दीजिए आप वलित पर्वत के साथ। ठीक है, इसके बाद फ्यूजियामा यानी जापान में एक ज्वालामुखी भूकंप का क्षेत्र है। इसमें मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा कि फ्यूजियामा याद रखेंगे एक संचयन पर्वत है। ठीक है, जापान में है। इसके बाद अरावली है। ठीक है, अरावली है, ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, और दक्कन जो है यह एक लावा निर्मित पठार है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हिमालय एक वलित पर्वत है, फ्यूजियामा संचयन पर्वत, इसके बाद अरावली अवशिष्ट पर्वत और दक्कन लावा निर्मित पर्वत। ठीक है, एक बात यहाँ पर नीचे कहा गया, स्पष्ट कीजिए, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर पहला भूकंप का तरंग पहुँचती है, ठीक है, उसके बाद रिटर्न होगा तरंग जहाँ से, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं, लेकिन भूकंप कितना यूनिट पे आया, कितना यूनिट है, कितनी इकाई पर आया, उस तीव्रता को नापने की जो इकाई है उसको हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि भूकंप 5 रिएक्टर स्केल में 5 था, रिएक्टर स्केल में 6 था, रिएक्टर स्केल में 7 था। 7 आते आते पूरा तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि अगर भूकंप की तीव्रता मापा जाए, ठीक है, तो वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं, लेकिन सिस्मोग्राफ में कितना तीव्रता से भूकंप आई, ठीक है, ये यूनिट जो दर्शाता है 5, 6, 7, 8, वो रिएक्टर स्केल में दर्शाया जाता है। और 1 यूनिट की बढ़ोतरी का कहने का मतलब है कि पिछले से 10 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा तेज से भूकंप आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अध्याय ही है। अगला अध्याय है अध्याय 4, वायुमंडल एवं उसका संगठन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है वो भी जान लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन जो प्रतिशत है ध्यान रखेंगे वो है 78.03%। ठीक है, इसके बाद आपका ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है
जो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पर है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन है 20.99%। ठीक है, इसके बाद आर्गन याद रखेंगे, आर्गन का कितना परसेंटेज पर है, तो आर्गन ध्यान रखें दोस्तों 0.94%। ठीक है, प्रतिशत। इसके बाद जो मेन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 कितना है जो पूछता है, ध्यान रखेंगे 0.03%। ठीक है, तो सबसे अधिक हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन है, कितना है 78.03%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती। जो ही हम ऊपर जाएंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाएगी, इस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कौन सा भाग गर्म होता है, ध्यान रखेंगे जब सूर्य की रोशनी आएगी तो सबसे पहले स्थल की सतह गर्म होगी, इसके बाद जलीय सतह गर्म होगी, फिर इसके बाद पर्वतीय तो सबसे बाद में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सबसे पहले जो गर्म होगा वो स्थल की सतह गर्म होगी। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा है, मैंने अभी बताया 20.99%, ये आपको नाइट्रोजन है। ठीक है, और आपको अगर CO2 पूछे तो 0.03%, अगर आपको आर्गन पूछे ध्यान रखेंगे 0.94%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के सबसे पहली परत, दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे पहली परत है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, तो कितना से कितना तक, दोस्तों ध्यान रखेंगे क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई ध्यान रखें दोस्तों वो 13 है। ठीक है, 13 किलोमीटर है औसत ऊंचाई। इसके बाद जो ही हम समताप मंडल पे चलते हैं तो वो 50 किलोमीटर तक ऊंचाई में, और यही समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से ओजोन हमें बचाती है ओजोन परत द्वारा। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा ओजोन परत का क्षय नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि समताप मंडल में लंबी दूरी तक चलने वाली प्लेन जो है यानी वायुयान है वो समताप मंडल में उड़ाते हैं, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की वायुमंडलीय घटना नहीं होती, जैसे कि बादल होना, वर्षा होना, तूफान, आंधी तूफान की बातें वहाँ नहीं होती है। वहाँ पर तापमान और वायुमंडल पूरी तरह से एक समान बनी रहती है। ठीक है, और इसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन आगे है आपके पास, हाँ इससे ऊपर जाएंगे तो मध्यमंडल मिलेगा, और मध्यमंडल की औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद आपका बाह्य मंडल हो जाएगा, फिर उसके बाद आयन मंडल होगा, उसके बाद बाह्य मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन कहता है रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। ध्यान दोस्तों ये आपका आयन मंडल से परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर वापस लौटती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पर जो है आपका रिक्त स्थान है यहाँ पर, लेकिन इसी का अच्छा से नीचे दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं उसी पार्ट का नीचे में ही है। समताप मंडल का आरंभ के बाद होता है, तो ध्यान रखेंगे तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल का आरंभ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल का आरंभ होती है। बाह्य मंडल का फैलाव, ठीक है, बाह्य मंडल का फैलाव कितना से कितना दूरी तक है, ध्यान रखें दोस्तों 80 से 400 किलोमीटर तक इनकी फैलाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हल्की गैसें से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, तो ध्यान रखेंगे हल्की गैसें बहिर्मंडल से, ठीक है, बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब यहाँ पे हल्की गैस कौन कौन है, तो ध्यान रखेंगे हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन हल्की गैसें हैं जो कि कह सकते हैं अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर है, तो 1000 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, ऊंचाई तक है।
तो वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक क्या मिलता है। तो आपको मैंने बताया नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। और कितना मिलता है वो भी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए 78.03%। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल ताप बढ़ने से क्या होता है, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जिसे ताप बढ़ने की बात किया जा रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा बर्फ़ है वो पिघलेगा और पिघलने से क्या होगा, समुद्र की जो जल स्तर है वो ऊंचा उठेगी। और समुद्र किनारे जितने भी देश हैं या समुद्र के बीच में जो देश हैं, जैसे कि आप मेरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, श्रीलंका है, ठीक है, उसके बाद न जाने कितने देश हैं, ठीक है, उस सब का डूबने की संभावना है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि मालदीव ने एक अपनी संसद समुद्र के अंदर रिवर लगाया था, क्योंकि उनको लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेरा देश डूब जाएगा, जल स्तर जो ही ऊंचा आ गया तो देश डूबेगा। तो ध्यान रखें दोस्तों कि तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर ऊंचा होगा, यानी वृद्धि होगी। ठीक है, और लास्ट में है गैस, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे CO2 और CFC को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका अध्याय है, अध्याय 5 है, बिन पानी सब सूना। बहुत अच्छी बातें कहा गया है कि पानी के बिना सब कुछ सूना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि पानी हमारे पास बहुत कम है, इसे जितना हो सके आप बचाइए, इसी में हमारा भलाई है। ठीक है, जितना सबसे अधिक पानी तो महासागर में है, 97% अधिक पानी महासागर में है। लेकिन वो पानी किस काम का, आप महासागर के पास में रहकर प्यासे रह जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि महासागर का पानी पूरी तरह से खारा है, उसे आप नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो महासागर के पास में रहकर आप प्यासे हो जाएंगे, प्यासे रह जाइएगा, इसलिए पानी को बचाना ज़रूरी है। ठीक है, आज देख रहे हैं प्रत्येक शहर में पानी के डब्बा बंद पानी आ रहा है। क्या पता आगे चलकर जो डब्बा आज 20 रुपया में दे रहा है, 30 टका में दे रहा है, वही डब्बा आगे चलकर 300 रुपया में दे सकता है, और हम लेने के मजबूर होंगे, क्योंकि मेरे पास पानी वाला पानी कमी है, मीठा पानी नहीं है। और जो भी पानी है मीठा पानी, वो अंडरग्राउंड वाटर को हम निकाल रहे हैं, और वो एक दिन ऐसा खारा पानी निकलेगा वहाँ से भी जो हम पी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पानी को बचाना है। बड़ा अच्छा स्लोगन दिया हुआ है, बिन पानी सब सूना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है। ऐसे तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा हिस्सा जलमंडल का, लेकिन किस काम का है। ठीक है, किस काम का जरा बता दीजिए मुझे। तो वो जो है जलमंडल है वो मुख्यतः ध्यान रखेंगे वो कितना प्रतिशत पर है, 71% पर जलमंडल। ठीक है, मुंबई सागर के किनारे स्थित है। किस सागर के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे अरब सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती? जब समुद्र का जल ऊपर उठता है उसे हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब नीचे आता है उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर उठने की दशा है और भाटा नीचे उठने की दशा। ध्यान रखेंगे दिन 24 घंटा में 2 बार, ठीक है, 2 बार ज्वार भाटा आएगी। ठीक है, और याद रखेंगे ज्वार भाटा उस समय सर्वाधिक आएगी जब हमारा सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में हो, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो उस दिन सर्वाधिक ज्वार भाटा आएगा। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा आएगी। और जब यही पोजीशन चेंज अगर हो जाता है कि अगर सूर्य यहाँ पर, पृथ्वी अगर मान लें यहाँ पर और चंद्रमा यहाँ पर, जब 90 डिग्री कोण बनाएंगे, जिस दिन बनाएगा ये तीनों मिलकर, उस दिन सबसे कम ज्वार भाटा, सबसे कम ऊंचाई का ज्वार भाटा आएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, कहा जाता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ज्वार भाटा आता है, लेकिन सूर्य हमसे बहुत दूर में है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ज्वार भाटा हम तक पहुंच आती है। ठीक है,
दोस्तों ध्यान रखेंगे ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आती है। ठीक है, आगे है इनमें से कौन झील है। ठीक है, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, फतेह सागर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये फतेह सागर झील है, ये है कहाँ, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में फतेह सागर झील है। ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सागर, ठीक है, एक झील नहीं है। ठीक है, लाल सागर, रेड सी, ये कोई झील नहीं है। अरब सागर ध्यान रखेंगे मेरे पास ही है, जो कि हमसे बगल में है, और इसे ये भी कोई झील नहीं है। ठीक है, तो जो झील है वो फतेह सागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी का जल समुद्र में गिरकर क्या होता है, खारा या नमकीन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब नदी का जल समुद्र में जाता है तो वो खारा हो जाता है। ठीक है, वो खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा में होता है, क्या होता है, समुद्र में होता है। ठीक है, ये समुद्र में होता है। ठीक है, ज्वार भाटा किसके वजह से, चंद्रमा और सूर्य के वजह से। अब मैंने अभी बताया कि चंद्रमा, मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ज्वार भाटा आती है। ठीक है, और मैंने बताया कि अगर तीनों एक सीध में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा उस दिन आएगा। और वही 90 डिग्री कोण बन जाता है तो सबसे कम ऊंचाई वाला ज्वार भाटा आएगी। ठीक है, जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अध्याय हमारे पास है छठा, और विषय है और टॉपिक है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिए कितना अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग कम से कम कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ज़रूर एनसीईआरटी को पढ़िए। ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है जो कि बिहार सरकार द्वारा अपने निकालते हैं। कहा जाता है, बिहार सरकार में ये भी कहता है कि ये बुक में थोड़ा सा बिहार का कुछ चैप्टर दिया गया है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जैसे लोगों का कहना है कि एनसीईआरटी थोड़ा महंगा होता है, ये और सस्ता होता है। तो बिहार तो ऐसे बीमारू राज्य है, गरीब राज्य है, यहाँ के बच्चे के पास पैसा नहीं पढ़ने स्कूल जाने के लिए, तो वो अपने से छाप के निकाल रहे हैं, अपने से पब्लिश कर रहे हैं बिहार सरकार, और बहुत कम में 25 रुपया में, 30 रुपया में, 35 रुपया में किताब अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, और लोग लेते हैं। और वैसे भी बिहार सरकार तो किताब अपने आप स्कूल में देता ही है, लेकिन जिसको और लेना है वो मार्केट से ले भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं हम लोग। तो कहता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। ठीक है, देखिए पुल हम खुद बनाते हैं, मकान हम लोग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो आपका जल है। ठीक है, जल है। दूसरा चीज़ कहता है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखें दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पर्यावरण 2 प्रकार के कौन कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे, एक प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण, और एक है मानवीय। ठीक है, मानवीय पर्यावरण है। ठीक है, हम लोग मानव द्वारा अपने आप निर्मित करते हैं पर्यावरण। कैसे, तो एसी लगा लेंगे घर में। ठीक है, तो कुछ से कुछ कर लेंगे घर में, जिससे हमारा पर्यावरण कितना खराब हो रहा है ये तो सब पता है। ठीक है, तो 2 प्रकार हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो पृथ्वी चारों ओर जो है वो आपका वायु है। ठीक है, पृथ्वी चारों ओर जो है वो वायु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ब्लैंक खाली जगह भरने के लिए कहा जा रहा है आपको, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या भरना है, पेड़ पौधे और जीव मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु जैव पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पर्यावरण दे देंगे। ठीक है, पर्यावरण के अंग हैं। और मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया। ठीक है, जो भी चीज़ को मनुष्य ने बनाया, ध्यान रखेंगे उनका मेन मकसद है अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना है। ठीक है, आवश्यकता को पूर्ति करना है। गाड़ी बनाएं हम जल्दी पहुंचने के लिए, एसी लगाएं पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने के लिए। ठीक है, तो हमने जो भी बनाया वो अपनी आवश्यकता के लिए बनाया, किसी की आवश्यकता फुलफिल करने के लिए मनुष्यों ने नहीं बनाया। ठीक है, अगला अध्याय है अध्याय 7 में जीवन का आधार
पर्यावरण, ठीक है, जीवन का आधार पर्यावरण। और हम लोग पर्यावरण के साथ में क्या कर रहे हैं, आप खुद कल्पना कीजिए किस प्रकार इसको हम दूषित कर रहे हैं, किस प्रकार इसको हम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, बर्बाद मुझे नहीं करना है, हम लोगों को नहीं करना है, तो इसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है, जल प्रदूषण हो रहा है कैसे? पौधे कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलने से, ठीक है। यानी आपका डी सही है, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से जल प्रदूषण हो रही है, ठीक है। नदी तालाब के पानी में शुद्धता हो सकती है कैसे? मछली पालने से, ठीक है। आप मछली पालिए, नदी तालाब का पानी शुद्ध हो जाएगा। बहुत को देखते हैं गांव घर में अपने ही कुआं में कुछ मछली छोड़ देता है। मुझे बचपन में याद है, छोड़ता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मछली लोग क्यों छोड़ता है, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मछली छोड़ने की वजह है कि पानी को शुद्ध करना है, ठीक है। लोगों उस समय लोग छोड़ते थे मछली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वृक्षों की तेज़ी से कटाव हो रहा है, भवनों का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, तो ये सब हो रहा है। जनसंख्या की कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना जिस प्रकार तेज़ी से वृक्ष कट रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक भी ज़मीन नहीं बचेगी जहाँ पर हम फसल उपजाएंगे, और वो फसल का कीमत जो आज हमें कुछ रुपया मिल रहा है वो अब कल आसमान छुएगा। एक भी पेड़ नहीं बचेगा। आप देख ही रहे हैं घरों में, आप दरवाज़ा जो बन रहा है वो लकड़ी का बन नहीं रहा है, वो बन रहा है लोहे का बन रहा है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी इतना महंगा हो गया है, बेटर लोग सोचते हैं लोहा बना दे। शीशा का दरवाज़ा लोग लगा रहे हैं, ठीक है, स्टाइल करने के लिए, ठीक है, कि शीशा वाला घर बना रहे हैं। उनको पता नहीं कि शीशा वाला घर जिसका है वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर शीशा घर टूटने में देर लगेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। ये तो देखिए क्या करना है इसको संरक्षण करने के लिए, तो खूब पौधे लगाएं, गंदे जल को उचित निकासी का प्रबंध करें, गाड़ियों का कम उपयोग, यानी सभी बातें सही है, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए इन सभी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है आपका, खाली स्थान को भरिए। तो कहता है कि गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है, तो ध्यान रखेंगे वो आपको CO2, ठीक है, CO2 गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है, ठीक है। आगे ध्वनि की तीव्रता को ध्यान रखेंगे डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2008 में डॉल्फिन को, 8 या 9 में देख लीजिएगा, डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जल घोषित किया गया है। और पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा में डॉल्फिन का घर है, उसमें मछली मारने के लिए बैन किया गया है। बहुत बार मछली मारने चक्कर में मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंस जाता है, ठीक है, जो ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है आपके हमारे पास है, वह अध्याय 8 है, और मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अगला अध्याय जो है वो मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख में जनजीवन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का क्या, हिमालय की वृष्टि छाया में होना, यानी ये कहने का मतलब है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे वर्षा के बदले बर्फ़ ही गिर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर शुष्क जलवायु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जानवर क्या है? तो ध्यान रखेंगे वो याक है, ठीक है। याक नामक एक जानवर है जो कि लद्दाख में पाया जाता है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। तो कश्मीर से होते हुए लद्दाख को तिब्बत को जोड़ता है, वो है आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत, काराकोरम दर्रा, ठीक है, यहीं पर ध्यान रखेंगे। K2 भी है हमारा सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है।
इसके बाद ये आपके यहाँ पे एक रोहतांग दर्रा दिया हुआ है, ध्यान रखें दोस्तों, ये लेह से मनाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेह से मनाली जाने के लिए रास्ता है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा में ही अटल टनल है, ध्यान रखेंगे, जिसे रोहतांग पास भी कहते हैं, अटल टनल, जो कि शायद इंडिया का सबसे लंबा सुरंग है, जो कि एक सड़क मार्ग है और इसे भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, उसका नाम ही दिया गया है अटल टनल, ठीक है। इसके बाद आपका जोजिला दर्रा है, ध्यान रखें दोस्तों, ये आपका लेह से कश्मीर घाटी तक, ठीक है, लेह से कश्मीर घाटी तक एक रोड जाती है और ये NH1 है, ठीक है, NH1 को जोड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में बहने वाली नदियाँ, तो ध्यान रखेंगे सिंधु और श्योक, ठीक है, सिंधु श्योक लद्दाख में बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला खाली स्थान को भरना है, खापा चान का अर्थ है, क्या अर्थ है? खापा चान का अर्थ है बर्फ़ वाली जगह, ध्यान रखेंगे, बर्फ़ वाली जगह, ठीक है, खापा चान। लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? ध्यान रखेंगे 3600 मीटर, ठीक है, 3600 मीटर सामान्य ऊंचाई है, ठीक है। अच्छे किस्म का जीरा कहाँ होता है? ध्यान रखेंगे द्रास सेक्टर में, ठीक है, अच्छे किस्म का जीरा द्रास घाटी में होती है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ती, ध्यान रखेंगे, काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ती है। बड़े मठों को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं, ठीक है, बड़े मठों को गोम्पा कहते हैं। आपको तिब्बत जाएंगे अनेक से बौद्ध मठ मिल जाएगा, तो बड़े बड़े जो मठ है उसको हम गोम्पा कहते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग गोम्पा कहते हैं। अगला अध्याय है अध्याय 9, ठीक है, कहता है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, थार प्रदेश यानी रेगिस्तान की, राजस्थान की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। ऐसा बात नहीं है कि और जगह मरुस्थल नहीं, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, ठीक है, तो मरुस्थल तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सा जगह में मरुस्थल है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान इस बात का रखिएगा कि जितने भी वर्ल्ड में मरुस्थल है जहाँ पे लोग बसे भी हैं, लेकिन सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल पूरे वर्ल्ड में वो थार मरुस्थल है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में चर्चा है। तो देखिए कहता थार का रेगिस्तान फैला है, ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ फैला है, तो राजस्थान, इसके बाद गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन जो आपका इसमें सही आंसर होना चाहिए वो आंसर इस प्रकार का है, तो आप पहले गुजरात राजस्थान को टिक कर देंगे। पंजाब, अगर राजस्थान से ऊपर पंजाब राज्य तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी इसका कुछ न कुछ असर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उतना असर नहीं जितना असर इसका गुजरात में, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ पर अच्छा होता राजस्थान गुजरात देता, ठीक रहता कि राजस्थान में अधिक मात्रा में है, गुजरात में कम मात्रा में, ठीक है। चलिए आगे हैं साफा कहते हैं, साफा किसको कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे सिर पर बांधने वाली पगड़ी को साफा कहते हैं, ठीक है। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है, वहाँ पर क्या मिलता है? तो थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज है वो संगमरमर और जिप्सम, ठीक है, संगमरमर और जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नखलिस्तान का अर्थ है, ध्यान रखें दोस्तों, नखलिस्तान में अर्थ का मतलब है कि रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र, ठीक है, रेगिस्तान में अगर हरियाली आ जाए और जल आ जाए तब तो फिर कहा ना जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे थार जो नखलिस्तान का जो अर्थ है वो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को हम नखलिस्तान कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान को भरना है, ठीक है, खाली स्थान को भरना है, इससे खाली स्थान नीचे भी है, तो यहाँ पर छोटा लिखा हुआ इसको छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। कहता है कि भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? तो याद रखेंगे क्या है? थार रेगिस्तान है, ठीक है, थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को कहते हैं, ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। राजस्थान नहर कहाँ से निकला हुआ है? सतलज नदी से निकला हुआ है, ठीक है, सतलज नदी से निकला हुआ, और ध्यान रखेंगे उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर।
थार रेगिस्तान का मुख्य शहर क्या है? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर या बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। ठीक है, बीकानेर या बाड़मेर। तो इस प्रकार याद रखेंगे, भारत के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान के जहाज को हम ऊँट को रेगिस्तान के जहाज कहता है। इसके बाद राजस्थान नहर सतलज नदी से निकली हुई है। साथ साथ ध्यान रखेंगे इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर और थार रेगिस्तान का मुख्य शहर बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है अध्याय 10। ठीक है, उसमें कहता है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। ठीक है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। देखिए यहाँ पर बिहार का मैप है। ठीक है, आप लोग मैप बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार बनाइएगा, सारे स्टेट के बारे में दिया हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, ध्यान रखेंगे, ये 22 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एक राज्य बना था। ठीक है, बिहार बंगाल से अलग होकर बिहार एक राज्य बना था। वैसे घोषणा 1911 दिसंबर में कर देता है, लेकिन ये बनता है 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो चलिए आगे हैं। बिहार के पूरब में है, तो ध्यान रखेंगे, इससे पहले चौहदी जान लीजिए। तो बिहार के ऊपर में नॉर्थ साइड में नेपाल। ठीक है, नेपाल। हम दक्षिण पे आते हैं तो झारखंड। ठीक है, पूरब में जाते हैं तो वेस्ट बंगाल और पश्चिम में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये बिहार के चौहद्दी है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसी से जान लीजिए हम लोग क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बिहार के पूरब में है तो क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई है? मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जमालपुर में अवस्थित है, क्या अवस्थित है? तो रेलवे कारखाना। जमालपुर है कहाँ? याद रखेंगे, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मुंगेर जिला में जमालपुर है, तो वहाँ पर रेल कार्यशाला या रेल कारखाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर। ठीक है, बिहार में कहाँ मिलता है चूना पत्थर? तो ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर मिलता है कैमूर में। ठीक है, रेलवे वैगन प्लांट कहाँ पर है? मैंने अभी भी बताया। ठीक है, ये आपका भागलपुर से जोड़ दीजिए। ठीक है, सॉरी भागलपुर से नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो याद रखेंगे चूना पत्थर आपका कैमूर। ठीक है, इसके बाद रेलवे वैगन प्लांट आप इसको मोकामा से जोड़िए। ठीक है, जर्दालू आम भागलपुर से जोड़िए और तेल शोधन कारखाना बरौनी से जोड़िए। ठीक है, तो इस प्रकार आप चूना पत्थर को कैमूर से, रेलवे वैगन प्लांट को मोकामा से, जर्दालू आम है भागलपुर से और तेल शोधक कारखाना मोकामा से। ठीक है, अगला अध्याय है अध्याय 11 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया तटीय प्रदेश केरल में जनजीवन। ठीक है, तो हमारा एक तटीय प्रदेश किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? केरल राज्य का। आपको देखिएगा मैप में देखेंगे केरल राज्य सबसे नीचे है, उस जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे दक्षिणी जगह में केरल राज्य है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कहता है केरल प्रदेश का की जलवायु है, किस प्रकार जलवायु है? ध्यान रखेंगे उष्णार्द्र। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ गर्मी तो है ही। ठीक है, गर्मी तो है ही, साथ ही साथ वर्षा भी होती है तो आर्द्र भी बना रहता है। ठीक है, और वर्षा खूब होती है, तो इस वजह से गर्मी के साथ साथ में आर्द्रता भी बनी रहती है, इसलिए हम उसे कहते हैं उष्णार्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केरल में नहीं उपजाया जाता है, क्या नहीं उपजाता है? जूट हम लोग वहाँ पर नहीं उपजाते हैं। जो वहाँ उपजाता है वो कहवा, काजू और इलायची, ये सब उपजाता है। ठीक है, साइलेंट वैली स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, कृष्णा घाट और कावेरी घाट। ध्यान रखेंगे साइलेंट वैली जो है वो पश्चिमी घाट। आप यहाँ पर केरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो केरल याद रखेंगे। ठीक है, सबरीमाला क्या है? ध्यान रखेंगे सबरीमाला एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, एक तीर्थ स्थल है और कुछ भी नहीं है। अगला मिलान करना है मलखम्ब। ठीक है, मलखम्ब तो क्या है? तो मलखम्ब एक खेल है। ठीक है, एक खेल है। इसके बाद पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में मिलान कर दीजिए नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, केराली मसाज एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की
चिकित्सक है, ठीक है, चिकित्सा पद्धति है। इसके बाद उत्पम क्या है, एक प्रकार की खाद्य पदार्थ है। आजकल तो उत्पम केरल में नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में बनना शुरू हो गया, खूब लोग बनाते हैं, खूब खाते हैं। और मलयालम क्या है, एक भाषा है, ध्यान रखें केरल की भाषा मलयालम ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ठीक है। सॉरी ये 2 बार, अच्छा एक ही पेज 2 बार आ गया है और कोई बात नहीं है, तो चलिए हम लोग उसको कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा अध्याय है वो आपका मौसम और जलवायु यानी अध्याय 12, ठीक है। चलिए आगे इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष भर एक ही दिशा में चलने वाली पवन को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे वो से हम जो एक वर्ष भर जो एक ही दिशा में पवन चलती है उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है, स्थानीय पवन कहते हैं। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, और इसी वजह से हमारे यहाँ वर्षा भी होती है, ठीक है। कैटरीना क्या है, कैटरीना आपको पता है हमारे यहाँ हीरोइन है, लेकिन यहाँ की बात अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक चक्रवात है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे जब चक्रवात की बात आती है, ध्यान रखें इस प्रकार की बातें होगी, चक्रवात की बात होती है, ध्यान रखें केंद्र में निम्न दाब का केंद्र बनेगा और बाहर में उच्च दाब होगी, ठीक है। तो हवाएं क्या होगी, केंद्र की तरफ आएगी, ठीक है, केंद्र की तरफ आएगी, ध्यान रखेंगे। अगर हम प्रति चक्रवात की बात करेंगे, दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रति चक्रवात में क्या होगा, केंद्र में उच्च दाब बनेगा और बाहर में निम्न दाब बनेगी, ठीक है, निम्न दाब बनेगी। तो प्रति चक्रवात केंद्र से बाहर की तरफ जाती है और चक्रवात बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं आती है, ठीक है। तो कैटरीना क्या है, एक चक्रवात है। चलिए खाली स्थान को भरते हैं। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, तो निम्न दाब मैंने अभी बताया, वो निम्न दाब होता है, ठीक है। इसके बाद लू क्या है, एक गर्म हवा है, ठीक है, एक गर्म हवा जो कि खासकर नॉर्थ इंडिया में चलता है, ठीक है, बिहार में खूब चलती है। लू से न जाने कितने लोगों का परेशानी भी आती है। ऊंचाई के कारण हवाएं में क्या होती है, ठंड होकर संघनन होती है, जिससे वर्षा होने शुरू हो जाता है, ठीक है। और विषुवत रेखा क्षेत्र में क्या होता है, संवहनीय वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे संवहनीय वर्षा होती है। चलिए अगला अध्याय की तरफ चलते हैं और अच्छा कुछ अगला अध्याय की तरफ चलते हैं, और ये भी डबल पेज आ चुका था, ठीक है। चलिए अगला अध्याय की तरफ चलते हैं। तो अध्याय हमारा ये है, अध्याय 13 है, ठीक है, मौसम संबंधी उपकरण है। तो देखिए यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन और ये अंतिम अध्याय है। दैनिक तापमान तो हम कैसे मापते हैं, ध्यान रखेंगे, जो डिग्री सेल्सियस कहते हैं, यानी हम लोग डिग्री सेल्सियस में उसको हम मापते हैं, ठीक है। तो इसके बाद शरीर का तापमान हम कैसे मापते हैं, तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। कभी मत बोलिएगा डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। आप कहते हैं कि 98 डिग्री है, तो 98 डिग्री नहीं, सेल्सियस नहीं, 98 फ़ारेनहाइट है। 98 डिग्री अगर सेल्सियस हम कर देंगे, अगर हम क्या बोला जाए कि सेल्सियस कर देंगे, तो वो जानते हैं क्या हो जाएगा, हमारा शरीर उबल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या होता है कि पानी उबल जाता है। 98 फ़ारेनहाइट रहता है, ना कि सेल्सियस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ हवा की दिशा में होती है, ठीक है, हवा की दिशा में होती है। आगे एक और है, इसको भरना है। वर्षा की मात्रा कैसे नापते हैं, रेन गेज से मापते हैं, ठीक है, रेन गेज से मापते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से मिलान करना है। अभी मैंने बताया रेन गेज, तो रेन गेज क्या करते हैं, वर्षा की मात्रा को मापते हैं, ठीक है। विंड वैन पवन की दिशा को मापते हैं, और थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, तापमान मापते हैं। दोस्तों ये था 7वीं क्लास का SCERT जो बिहार सरकार द्वारा चलती है। तो हम लोग 7वीं क्लास का ये ज्योग्राफी था, जिसको आज मैंने आपको करवाया। हम लोग कल देखेंगे 8वीं क्लास की ज्योग्राफी, उसके बाद हम आगे चलेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की तरह, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज यहीं रुकते हैं, और आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।